विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ताबड़तोड़ रैलियां। सीएम धामी ने झोंकी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में पूरी ताकत। दक्षिणी दिल्ली, नजफगढ़, ग्रेटर कैलाश, मोती नगर, शालीमार बाग समेत कई जगह पर की रैलियां। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई रैलियां, कई जनसभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित भी किया है और डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नजफगढ़, ग्रेटर नोएडा समेत कई जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में। देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते उनको जो है दिल्ली के होने वाले आम चुनाव में भी शामिल किया गया है और वहां पर स्टार प्रचारक बनाकर उनको भेजा गया है। और अभी तक की बात करें तो लगभग 10 से अधिक जो जनसभाएं हैं उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो संबोधित कर चुके हैं और साथ ही डबल इंजन सरकार के क्या फायदे हैं उनको गिनाते हुए वो नजर आए। उन्होंने वहां पर अगर बात करें तो ग्रेटर कैलाश की बात करें या फिर नई दिल्ली की बात करें, दक्षिण दिल्ली की बात करें या फिर मोती नगर की बात करें, शालीमार की बात करें, तो इन विधानसभाओं के साथ में जो जिस तरह की जनसभाएं की हैं, क्योंकि यहाँ पर खास करके देखा जाए तो उत्तराखंड के प्रवासी लोग वास करते हैं और यहाँ पर जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको साधने के लिए उनकी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर लगाई गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उनसे मिल भी रहे हैं, उनको जानकारी के साथ जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे हैं। वो देखिए, उन्होंने हवाला दिया है महाराष्ट्र की सरकार की बात करें, चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करें, योगी सरकार की बात करें, चाहे फिर हरियाणा सरकार की बात करें, तो ये सब तमाम जगह डबल इंजन की सरकार है। उनका हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां डबल रफ्तार से कार्य हो रहे हैं, लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में भी अगर आप सरकार बनाते हैं तो डबल इंजन की सरकार बनते ही डबल रफ्तार से काम होंगे। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने घेरने का प्रयास किया है। उन्होंने वहां हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी पर कहा कि ये लोग जो है यमुना नदी को दूषित कर रहे हैं। यहाँ पर जब यमुना नदी की बात आती है तो वो सिर्फ चुनाव में आती है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो फिर यमुना नदी को भूल जाते हैं। तो इस तरह के का हमला भी उन्होंने बोला है। साथ ही साथ उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग से भी आम आदमी पार्टी का कहा है कि ये समर्थक है उनको समर्थन करते हैं। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने लगातार जनसभाओं में कही है और साथ ही उन्होंने विकास के मुद्दे गिनाए कि किस तरह से सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बात किस तरह से विकास हो रहे हैं, लोगों के लिए काम हो रहे हैं, चाहे कल के बजट की बात करें तो तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार जनता के बीच लेकर वो जा रहे हैं और जनता को जो है बिल्कुल साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, दिल्ली की जो सत्ता है, भले ही केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन दिल्ली की जो विधानसभा चुनाव है उनसे बहुत समय से जो है बीजेपी जो है कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वापसी की जाए, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया है कि बीजेपी वहाँ पर वापसी नहीं कर रही है और इस बार जो है बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह दिल्ली की विधानसभा चुनाव में जीत मिले और वापसी हो। तो उसके लिए लगातार जो स्टार प्रचारक है वो काम करते नजर आ रहे हैं। और अगर मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करूं तो जहां जहां उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर भेजा गया है वहां से अच्छे रिजल्ट आए हैं और यही कारण है कि उन्हें दिल्ली में भी स्टार प्रचारक बनाकर भेजा गया है और लगातार वो वहां पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए लोगों को साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी विशाल। योगेश, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी मिली और ताबड़तोड़ जनसभाएं भी करते हुए नजर आ रहे हैं, 4-5 जनसभाएं रोजाना वो कर रहे हैं, ऐसे में पक्ष में किस तरह का माहौल भी बनता हुआ, खासकर मुद्दे किस तरह के उठा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि दिल्ली में काफ़ी मुद्दे हैं, चाहे दिल्ली के विकास की बात की जाए, चाहे घोटालों की बात की जाए, तो तमाम जो आम आदमी पार्टी की विफलताएं हैं उनको गिनाने का वो लगातार काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश में लगातार काम किए हैं, बड़े मुद्दे मुद्दे हों, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे फिर रेल परियोजनाओं की बात हो, तो तमाम जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर किस तरह से लगातार जो सरकार है वो काम करने का काम कर रही है वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी की जो विफलताएं हैं उन पर कहा जा रहा है कि किस तरह से वो घोटालों में मुख्यमंत्री जेल गए और फिर उसके बाद उन्हें पद छोड़ के दूसरे मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वही साथ ही साथ जिस तरह से लगातार जो है यमुना का नदी का जो प्रदूषण का मुद्दा है वो उठता आया है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जो है लगातार ये काम की बात करते हैं लेकिन काम धरातल पर होता नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि यमुना नदी की सिर्फ चुनाव के दौरान जो है याद आती है। वही उन्होंने जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके समर्थन की बात की है कि इनका समर्थन आम आदमी पार्टी करती है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो लगातार
वो गिनाते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में जो सरकार जो लंबे समय से चल रही थी वो किस तरीके से उनके लिए नाकाफी है, उनको उस तरह का विकास नहीं दे पा रही है जिस तरह के विकास डबल इंजन की सरकार अन्य राज्यों में देती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह के मुद्दे उन्होंने गिनाए और इसका प्रभाव जो है वो काफी जनता के में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता है उसके चलते जो है लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ जुड़ने के उन्हें आश्वासन भी करते नजर आ रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप हमारे बीच आए हैं तो निश्चित तौर पर वोट करेंगे। तो इस तरह का जन समर्थन जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभाओं में देखने को मिल रहा है। उससे लगता है कि आने वाले कल में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं जिस तरह से अन्य राज्यों में भी देखने को मिले। जी योगेश, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ और ऐसे में अब यूसीसी की चर्चा पूरे देश में भी है, तो क्या माना जाए, क्या इस तरह के मुद्दे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उठा रहे हैं कि हम यूसीसी लेकर के आए हैं, डबल इंजन की सरकारें जो हैं वो फायदा देंगी, और किस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल उन्होंने जो यूसीसी है उसको एक ब्रांडिंग मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा है कि जो जी है वो लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो योजनाएं ला रहे हैं उनकी योजनाओं को जो है धरातल पर उतारने का हम काम कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से यूसीसी को लेकर कहा कि यूसीसी लागू करने में सबसे पहले उत्तराखंड ने भूमिका निभाई और उत्तराखंड ने जो है इसको लागू करते हुए जनता को समान नागरिकता का अधिकार दिया है। तो इसको लेकर भी वो लगातार बताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अन्य जिस तरह के चार धाम की यात्रा हो, शीतकालीन यात्रा हो, तमाम जो मुद्दे हैं उनको गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए स्टार प्रचारक बनाते हुए उन्हें हर जनसभाओं में का जिम्मा सौंपा जाता है और जिस जिस जनसभाओं में वो पहुंचते हैं वहां से अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो यही कारण है कि लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का उन पर विश्वास जता रहा है और अन्य जो इतने भी चुनाव होते हैं उनमें स्टार प्रचारक बनाकर उनको धरातल पर जो है उतारते हैं और वहां से जब रिजल्ट आते हैं तो इस तौर पर पार्टी में उनका कद तो बढ़ता ही है और जनता के बीच भी उनकी लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे आज अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जनसभा। रामगंज के सर्वोदय इंटर कॉलेज मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए करेंगे वोट देने की अपील। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रहने वाला है और इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए प्रचार प्रसार में जुटेंगे। साथ ही आज अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? राशिद, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और इस दौरान प्रत्याशी के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव है जिसके लिए जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए वोट देने की भी अपील करेंगे मुख्यमंत्री और आज अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और जिसको लेकर आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में माहौल बनाएंगे और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? राशिद, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? राशिद, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी सर। राशिद जी जी जी, किस तरह की तैयारियां हैं राशिद मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? नहीं देखिए, आपको बता दें मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकी हुई है। और देखिए आपको बता दें कि 5 फरवरी को वहाँ पे मतदान होने हैं। उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मिल्कीपुर दौरे पे जाएंगे और चुनावी जो रण है उसमें कहीं ना कहीं
कहीं तो रण में जो है सभा करेंगे। और उसके बाद देखिए आपको बता दें मिल्कीपुर जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिशत सवाल बना हुआ है। डिम्पल यादव भी देखिए अभी मिल्कीपुर गई थी और उन्होंने रोड शो किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं और जाने के बाद वो कहीं ना कहीं जनसभा करेंगे। देखिए आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना था, इसमें से 9 सीटों का चुनाव हुआ था। मिल्कीपुर की सीट जो है किसी वजह से रोक दी गई थी और उसके बाद में अब जो है मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुकाबला चलने होने जा रहा है। तो उसी को लेकर दोनों पार्टी अपनी अपनी ताकत जोड़ दी है। देखने की बात ये होगी कि जनता किसके साथ में दी होगी। तो ऐसे में क्या माने राशिद, किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही हैं और जिस तरह में अयोध्या में कड़ा मुकाबला भी देखने को मिलेगा, तो किस तरह के मुद्दे हावी भी होते हुए नजर आ रहे हैं मिल्कीपुर में? देखिए आपको बता दें कि तैयारी वहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है। देखिए प्रशासन जो है वहाँ पे बहुत मुस्तैद है। दूसरी चीज बता दें चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियां बहुत जबरदस्त वहाँ पे की गई है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव है उसको लेकर लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव बयान देते रहे हैं, लगातार प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग को भी सवाल उठाते रहे, तो उसी को लेकर वहाँ पे तैयारियां बहुत जबरदस्त है। क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो है वो ऐसी सीट है कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत दमखम लगा देगी। वहीं समाजवादी पार्टी उस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी। अब देखने की बात ये होगी कि वो सीट किसके खाते में जाती थी। बिल्कुल राशिद, आप बने रहिए हमारे साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर, सपा ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आरोप पर लगाए गंभीर आरोप। मतदाता पर्ची का वितरण सही तरीके से नहीं कहा है, ये सपा के आरोप है। यादव मुस्लिम दलित बहुल क्षेत्र में अनदेखी की जा रही है और केवल 20% मतदान पर्ची ही उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा ने ये आरोप भी लगाए हैं और चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो सपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंप दिया है और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आरोप पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के आरोप ये लगाए गए हैं? नहीं देखिए आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल देखिए उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बाद आरोप गंभीर आरोप लगाए हैं कि मिल्कीपुर जो चुनाव में मतदाता पर्ची है वो सही से बांटी नहीं जा रही। देखिए समाजवादी पार्टी लगातार जो है जिस तरह से चलाती रही है, लगातार कई बार ऐसा हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये पत्र जो भेजा गया है, ज्ञापन दिया गया है कि मिल्कीपुर में कभी सवाल उठाते हैं समाजवादी पार्टी की, वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, इंस्पेक्टर है या सीओ है उनको बदला जाए। उसके बाद में आप देखिए मतदाताओं की पर्ची की वितरण को लेकर जिस तरह से आरोप जो लेके ये पत्र चुनाव आयोग को दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है लगातार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे जो सवाल उठाती रही है। लेकिन आपको बता दूं कि चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी जो है 37 सीटों पे आई थी और देश की दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जब भी आता है तो उससे पहले जो है विपक्षी जो पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगती है। दूसरी चीज आपको बता दें कि चुनाव आयोग को जिस तरह से सवाल उठाते हैं उसी के बाद में अगर फिर से जीतते हैं तो वो कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो सही समय अगर हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी। ठीक है, आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हो, तमाम बड़े नेता हैं जो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे। अब उसी को लेकर जो है देखिए पत्र दिया गया है चुनाव आयोग को कि आरोप जो है वो कहीं ना कहीं पर्ची वितरण करने में लापरवाही कर रहा है, सही से पर्ची वितरण नहीं कर। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो क्या चुनाव आयोग ने काम सही किया, अगर हारती है तो क्या गलत किया, इस आरोप को भी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल राशिद, बने रहिए हमारे साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर, 24 जनवरी से लापता बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप। थाना दुबग्गा के यादव चौराहे के पास मिला है शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे थे परिवार वाले। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बच्ची का शव
मिला और कंप भी मचा हुआ है। संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये घटना हुई है और अब पुलिस ने पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी ली है? बच्ची लापता हुई थी। देखिए, दुबग्गा क्षेत्र में रहने वाली बच्ची है और ये 8 साल की बच्ची है जो 24 जनवरी को जो है घर से अपने लापता हो गई थी। उसके बाद में माता पिता जो है, परिवार के लोग हैं, वो पुलिस की चक्कर काट रहे थे कि हमारे बच्चे लापता है, उसको ढूंढा जाए। कहीं ना कहीं देखिए, काफी दिन बीतने के बाद में कल उसकी लाश मिली है। अब जब लाश उसकी मिली है तो लखनऊ पश्चिम जो डीसीपी है विश्वजीत, उन्होंने जो है उनके आदेश पे जो है एफआईआर लिख ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बता दूं आपको कि जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद में नींद से पुलिस जाती है। उससे पहले जो है तो वो जिस तरह से माता पिता का आरोप है कि हम लोग पुलिस के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने लापरवाही की है। अब देखने की बात ये होगी कि उस बच्ची का शव मिल गया है, पुलिस इस मामले को लेकर कितनी तेजी से काम करती है, ये देखने की बड़ी बात होगी। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 23 जनवरी को बरावन खुर्द थाना दुबग्गा के रहने वाले एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी 8 वर्षीय पुत्री शाम से कहीं लापता है और इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर दुबग्गा बरावन खुर्द मौके पर गए, फील्ड यूनिट दी गई और वहाँ पर उसको तलाश किया गया और तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके उपरांत आज लखनऊ के थाना सैदपुर में एक नाले में उस बच्ची का शव बरामद हुआ है और उस शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया गया। कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। समाधान दिवस कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी ने 116 प्रकरणों में से 10 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया है। वहीं 3 महीने से आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने वाले प्रेम कमल उत्तम की समस्या का भी 2 घंटे के अंदर समाधान हो गया है। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे बन जाता है अगर हमारे डॉक्टर सर्टिफाई करें डिसेबिलिटी को, और दूसरा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अगर है और व्यक्ति सामने है तो बन सकता है। इसी क्रम में तहसील दिवसों में ये परंपरा रही है। यहाँ पर ये परंपरा थी, परंतु उसमें एक ड्रॉबैक था कि यहाँ लोगों को आवेदन कराते थे परंतु उसको ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज करके और जो ऑनलाइन जनरेट हो जाता सर्टिफिकेट उसको शेयर नहीं करते थे, विच इज बहुत सरप्राइजिंग, क्योंकि अन्य जनपदों में ऐसे ही हम लोग उसी दिन सेम डे इशू करते हैं। तो आज जब 2 बजे मैंने सर्टिफिकेट बांटने की बात की तो उन्होंने कहा साहब बने नहीं, तो फिर ऑफ कोर्स मेरे द्वारा रोष व्यक्त किया गया। फिर इन्हीं ऑफिसर्स के द्वारा उसकी व्यवस्था करके आज जो भी हमारे लोग आए थे उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट जनरेट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। तहसील उसका फायदा भी यही है कि जो लोग आए उनको जो निस्तारण उस दिन हो सकता है उस दिन सेम डे कर दिया जाए। अवशेष के लिए 7 दिन 1 का कॉन्सेप्ट है, परंतु अदरवाइज उसी दिन हो जाना चाहिए। इसके क्रम में आज यहाँ पर ये प्रयास किया, अगले तहसील दिवसों में भी होगा कि संख्या थोड़ी और बढ़ जाए, क्योंकि आज करीब 9-10 हुए हैं। आई विश की 50-60 सर्टिफिकेट कम से कम तहसील दिवस में बन जाए, लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार से उनको असुविधा नहीं होगी। हम ही लोग ऑनलाइन आवेदन करा देंगे, डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे और वहीं पर उनको डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, जिससे कि सारी सुविधाएं, दिव्यांग पेंशन या ट्राईसाइकिल या अन्य जो रेलवेज के बेनिफिट्स हैं, रोडवेज के बेनिफिट्स हैं, सारे बेनिफिट्स उनको मिल सकेंगे। और हम लोग दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन भी, ताकि जो फॉर्मेलिटीज के लिए उनको अन्यथा तहसील में या कहीं भी चक्कर लगाना पड़ता, वो दिव्यांग रहते हैं, उनको वैसे ही असुविधा होती, तो उनको कोई दिक्कत ना। देवरिया जिले के सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में छोटी मोटी कमियों को देखते हुए डीएम ने तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत महिलाओं को सुविधाएं देने के भी निर्देश दिए गए। वहीं डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बन रहे नवनिर्मित भवन का भी निरीक्षण किया है। और यहाँ पे सर्वप्रथम पीएमएसए डे मनाया जा रहा है, जहाँ पे जितनी भी गर्भवती महिलाएं हमारी होती हैं उनकी विशेष जांच की जाती है। उनको हम लोग ORS और फल का वितरण भी करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि बहुत भारी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हुई थी अपनी जांच कराने के लिए, और ये जांचें नियमित रूप से आवश्यक
रखें जिसको हमारी गर्भवती महिलाएं स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। इसके बाद हमारे द्वारा ये नई बिल्डिंग जो है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बन रही है, इसके विभिन्न भागों का निरीक्षण किया गया। इसमें अब लगभग कार्य हमारा पूर्ण है, तो हमने सीएमओ साहब को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी पूरी शिफ्टिंग जो होनी है वो हो जाए, ताकि मरीजों को और बेहतर सुविधा हम उपलब्ध करा जा सके। इसके अतिरिक्त टीबी का हमारा 100 दिन का अभियान चल रहा है, जिसके अंदर हम जितने भी हमें रोगी मिल रहे हैं, हम निक्षय मित्रों के माध्यम से उनको गोद लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको आगे भी हम लोग ओरिएंटेशन भी दे सकें, एक पोषण पोटली दे सकें। उसके से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको एक ऐसा एहसास कराएं कि वो लोग इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और एक ठीक होने वाली बीमारी है, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होकर मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज 11 हमारे जो रोगी हैं उनको निक्षय मित्रों के माध्यम से हमने यहाँ पे पोषण पोटली दी, और मेरी प्रार्थना है कि वो लोग सभी और बाकी भी हमारे रोगी। सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी सिटी ने निर्देश पर चाइनीज मांझे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चाइनीज मांझे के विरुद्ध जो प्रतिबंधित है उसके विरुद्ध जो है अभियान चल रहा है। इसी क्रम में लगातार पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी जो है एक्टिव कर रखा है और जगह जगह से इसमें चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना मंडी पुलिस को उनके मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव है, जो कि थाना मंडी क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहा है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसके पास से 4 गट्टू प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुआ। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने कहा कि वो इसको और भी बड़े स्तर पर सप्लाई है, और फिर उसकी निशानदेही पर पुलिस जो है लोहानी बाजार पहुंची, जहां पर उसके पास से करीब 200 से अधिक प्रतिबंधित चाइनीज गट्टू के जो है वो चाइनीज मांझे के जो है गट्टू बरामद हुए। फिर पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी कि वो किससे लेके आता है, तो फिर इस गौरव ने बताया कि वो इस चाइनीज मांझे को रिहान पुत्र अतीक अहमद, जो कि गली नंबर 5 थाना मंडी का निवासी है, इससे लेके आता है। उसकी निशानदेही पर जब पटेल नगर में पुलिस ने रिहान के यहाँ पर भी दबिश दी, तो वहां से भी करीब 100 के आसपास जो है चाइनीज मांझे के गट्टू बरामद हुए हैं। तो इन दोनों से कुल मिलाकर 350 गट्टू चाइनीज मांझा बरामद हुआ है, जिसका कुल वजन करीब 148 किलोग्राम। कैफ की भूमिका जो है उस पर अभी प्रकाश पूरी तरह से डल नहीं पाया, इनसे पूछताछ चल रही है। जैसे ही ये लोग बताएंगे पूछताछ में, उसके हिसाब से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में मैं बताना चाहूंगा, इन दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। जो गौरव है उसके ऊपर पहले भी एक मारपीट का मुकदमा थाना कोतुशहर पर दर्ज है, और जो रिहान है, रिहान के ऊपर पिछले साल भी जो है 2024 में भी यही चाइनीज प्रतिबंध जो है उसके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आचरण 24/7। नमस्कार।